तो प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर के आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर में राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ और सिद्धांत के आगे का भाग जो है, जिसे हम लोग कहते हैं आगे इस राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं। बच्चों, इसमें देखना है राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, जो उसी चैप्टर के अंतर्गत छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रत्येक राष्ट्र की अस्थायी चरित्र। अस्थायी चरित्र का मतलब राष्ट्रीय शक्ति समय समय पर बदल जाया करती है। बच्चों, जैसे कल का भारत था, आज के भारत में और कल के भारत में अंतर है। कहने का मतलब आज़ादी के समय के भारत में और आज़ादी के बाद के भारत में। आज़ादी के समय के जो भारत था, जितनी उसकी शक्ति थी, जैसी व्यवस्था थी, और आज के भारत में कितना अंतर है। ज़मीन और आसमान का अंतर है। उस समय जहां हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास बहुत कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सम्मानपूर्ण लाइफ है। विश्व के नक्शे पर एक जो है 5वीं महाशक्ति होने का गौरव प्राप्त है। 5वीं क्यों? अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना और भारत 4थी महाशक्ति होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब अस्थायी चरित्र का मतलब होता है कि राष्ट्र की शक्ति समय समय पर बदल जाया करती है। जैसे शक्ति के स्रोत में आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक, विज्ञान और टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो पहले है वो आज, जो पहले नहीं था वो आज है। ठीक है, कहने का मतलब उस समय भारत की आर्थिक स्थिति से आज की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत है। उस समय की सैनिक शक्ति से आज की सैनिक शक्ति ज़्यादा मजबूत है। उस समय की टेक्नोलॉजी से आज की टेक्नोलॉजी ज़्यादा मजबूत है। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय शक्ति का एक अस्थायी चरित्र होता है जो समय समय पर बदल जाया करती है। ठीक है, आगे बच्चों देखिए, तुलनात्मक स्वरूप। सदैव एक दूसरे पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। बच्चों, जैसे माना जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को माना जाता है, तो ये माना जाता है कि अमेरिका से बाकी सभी राष्ट्र छोटे हैं। अब एक शक्ति अगर जो है हम मानेंगे, किसी को अगर हम ताकतवर जानेंगे, तो उसकी ताकतवर कहने के लिए किसी और छोटे राष्ट्र से उसकी तुलना करनी होगी। अगर हम ये कहेंगे कि भारत ताकतवर है, तो किसके मुकाबले ताकतवर है? चाइना के मुकाबले नहीं, अमेरिका के मुकाबले नहीं, सोवियत संघ के मुकाबले नहीं। भारत को ताकतवर कहने के लिए इसके कमज़ोर राष्ट्र से इसकी तुलना करनी होगी, तभी हम इसको कह पाएंगे कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। ठीक है, तुलनात्मक स्वरूप राष्ट्रों के बीच में होता है। ये होता है कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन सैन्य शक्ति में आगे है, कौन टेक्नोलॉजी में आगे है, कौन जो है आर्थिक शक्ति में आगे है। तो ये चीज़ें अक्सर जो है राष्ट्रों के बीच का जो अस्थायी चरित्र है, राष्ट्रीय शक्ति की जो विशेषता है, इसका एक पार्ट है तुलनात्मक स्वरूप। सदैव ये अर्थात किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहने के लिए मस्तिष्क में कमज़ोर राष्ट्र की छवि लानी होगी, अर्थात उसकी तुलना एक कमज़ोर राष्ट्र से करनी होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों, दो राष्ट्रों की शक्ति कभी समान नहीं होती। ये भी सही बात है, दो राष्ट्र कभी समान नहीं हो सकते। कोई क्षेत्रफल में ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे, आर्थिक शक्ति में कम ज़्यादा होंगे, राजनैतिक में होंगे, सैनिक में कम ज़्यादा होंगे। तो अर्थात किसी भी दृष्टि से दो राष्ट्रों की शक्ति कभी समान हो ही नहीं सकती। ये भी सत्य है, राष्ट्रीय शक्ति की विशेषता है। चौथा नंबर, राष्ट्र के सभी तत्वों का महत्व समान होता है। बच्चों, ये भी सही है, राष्ट्र के प्रमुख तत्व भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक, जनशक्ति, टेक्नोलॉजी, किसी का महत्व बच्चों कम नहीं है। और प्रत्येक स्थान पे हर सब का अपना अपना अलग महत्व होता है, और कहाँ पर किसका महत्व कम ज़्यादा है ये बात दूसरी है। भाई, युद्ध के मैदान में सैनिक शक्ति का महत्व ज़्यादा है, लेकिन सैनिकों के लिए भोजन अर्थव्यवस्था से मिलता है। सैनिकों के लिए सारी जो है क्या बोलते हैं, सारी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक हमारे उपलब्ध कराते हैं। सैनिकों के लिए सारे युद्ध यंत्र, सभी निर्माण कार्य हमारे यहाँ सैनिक योग करते हैं। सैनिकों की सप्लाई व्यवस्था हमारे नागरिक करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व का महत्व कम नहीं होता, समय समय पर होता है। समय समय की बात कहने का मतलब हर समय
किसी न किसी का महत्व ज़्यादा होता है, किसी का महत्व कम हो जाता है समय समय पे, लेकिन किसी भी तत्व का महत्व राष्ट्रीय शक्ति में समान नहीं और वो महत्व कम नहीं होता और सभी तत्वों का महत्व समान होता है। ठीक है बच्चों, आगे शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक। विश्वास नहीं होना आवश्यक का मतलब बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको होना चाहिए जो है शक्ति का विश्वसनीय होना। विश्वसनीय कहने का मतलब जो भी शक्ति आपके पास है वो भरोसेमंद हो, ढोल में पोल वाली हालत ना हो। ऐसा ना हो कि हम किसी को धमकी दें, उसके बाद धमकी का उसका प्रभाव ना पड़े। अगर वो आपकी कमजोरी जानता है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए शक्ति विश्वसनीय होनी चाहिए। विश्वसनीयता आवश्यक है कि अगर किसी को धमकी अगर दिए किसी भी क्षेत्र में, अगर ताकतवर हैं तो जैसे कहते हैं ना शक्तिशाली हैं, तो सीधी सी बात है कि दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने की क्षमता आपके पास है। और शक्ति अगर विश्वसनीय नहीं है, केवल बाहरी दिखावा है, तो दूसरा कोई प्रभावित नहीं होगा। और हाँ, अगर धमकी पाकर अगर कोई राष्ट्र अगर आपकी इच्छा अनुसार कार्य ना किया तो समझ लीजिए कि आपकी इस ताकत में कमी है। तो इसीलिए कहा गया है अगर धमकी विश्वसनीय नहीं होगी तो शक्ति के खेल में कोई स्थान नहीं है। ठीक, अर्थात धमकी जो है विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक इसी में का अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और इसमें पढ़ेंगे तो वही स्थिति रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक बार हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं सामान्य भाषा में। अस्थायी चरित्र अर्थात समय समय पर राष्ट्र की शक्ति बदल जाया करती है। जो कल शक्ति थी वो आज नहीं है। ठीक है, ऐसे समय समय पर राष्ट्रीय शक्ति बदलती रहती है। तुलनात्मक स्वरूप, प्रत्येक राष्ट्र की हर समय एक तुलनात्मक स्वरूप सामने होता है, जिसका एक राष्ट्रीय शक्ति का जो अध्ययन किया जाता है, एक राष्ट्र से तुलना किया जाता है। तो उसमें किसी राष्ट्र को अगर शक्तिशाली कहना है तो कमजोर राष्ट्र के साथ उसकी तुलना करनी होगी, और किसी राष्ट्र को अगर कमजोर कहना है तो उससे ताकतवर राष्ट्र की छवि दिमाग में लानी होगी, तभी हम कहेंगे कमजोर है। अगर हम कहते हैं बच्चों कि पाकिस्तान कमजोर है, तो इसका मतलब क्या दिमाग में आता है कि पाकिस्तान हमसे कमज़ोर है, अर्थात भारत से कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ताकतवर है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि भारत हमसे ताकतवर है। उसके दिमाग में ताकतवर मानने के बाद ये नहीं रहता कि भारत, हम कहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर है, तो क्या पाकिस्तान नेपाल से कमज़ोर है कि भूटान से कमज़ोर है? ऐसा तो नहीं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जिस राष्ट्र से तुलना हम लोग करते हैं उस राष्ट्र से वो कमज़ोर है, और जिस राष्ट्र से हम तुलना करते हैं दूसरे का ताकत के रूप में वो उससे ताकतवर है। अगर हम ये कहें कि नेपाल कमज़ोर है तो इसका मतलब क्या है? भाई नेपाल हमसे कमज़ोर है ना, हो सकता है भूटान से ज़्यादा मजबूत हो। अगर भूटान कहेगा नेपाल के बारे में कि नेपाल कमज़ोर है तो ये तो गलत बात है ना, वो तो कहेगा कि नेपाल ताकतवर है क्योंकि भूटान से ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे अगर हम कहेंगे कि अमेरिका ताकतवर है तो ये सीधी सी बात है कि हमसे ताकतवर है। मान लीजिए चलिए कि अमेरिका तो इस समय नंबर 1 की शक्ति है ही, और हम कहेंगे चाइना ताकतवर है, तो हम तुलना अपनी कर रहे हैं उससे। अगर अमेरिका से तुलना करेंगे तो ये माना जाएगा कि चीन अमेरिका के मुकाबले कुछ कमज़ोर है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब किसी को शक्तिशाली कहने के लिए कमज़ोर राष्ट्र की छवि और किसी को कमज़ोर कहने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र की छवि दिमाग में लानी होगी, तभी हम उसको ऐसा कह पाएंगे। दो राष्ट्रों की शक्ति कभी समान नहीं होती। ठीक है, और राष्ट्र के प्रत्येक तत्व का महत्व समान होता है, और शक्ति अगर विश्वसनीय नहीं होगी तो राष्ट्रीय शक्ति के खेल में उसका कोई मतलब नहीं है। अतः शक्तिशाली हैं तो शक्ति से प्रभावित होने वाले लोगों को होना चाहिए, अर्थात आपकी शक्ति का ऐसा प्रभाव हो कि जिससे जो है, जो आप कहें आपके कमज़ोर राष्ट्र, आपसे शक्ति को आपको शक्तिशाली मानने वाले राष्ट्र वो कार्य करने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब शक्ति की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ो लिखो मस्त रहो।